गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हम इस नियम को परिभाषित करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह है इसकी बहुत ही सरल और सामान्य परिभाषा है। इसी प्रकार 1842 में मेयर तथा 1847 में हेल्महोल्ट्ज़ ने भी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित किया गया था। उन्होंने बताया कि एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा का योग सदैव स्थिर होता है। विलगित निकाय से तात्पर्य मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों में से किसी का भी विनिमय नहीं करता हो, उसको हम विलगित निकाय कहते हैं। तो एक विलगित आइसोलेटेड सिस्टम की सभी प्रकार की ऊर्जा का योग सदैव स्थिर होता है। इसी प्रकार से एक अन्य परिभाषा दी गई, एक विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जा एवं संहति अपरिवर्तित रहती है, यानी एनर्जी और मास दोनों ही परिवर्तित नहीं होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इस प्रकार से इसको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को परिभाषित किया गया। अब इस नियम का जो गणितीय रूप है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऊष्मागतिकी का के प्रथम नियम का क्या दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है उसमें 3 एब्रिविएशंस आपको ध्यान में रखने। फर्स्ट Q ऊष्मा, सेकेंड वर्क कार्य W और थर्ड इंटरनल एनर्जी, यानी Q, W और E इन तीनों में संबंध को दिखाया गया है और एक इक्वेशन दी गई है जिसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक। बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानिए कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो सिस्टम अवस्था ए से अवस्था बी में जाता है। ये आप इमेजिन करिए कि कोई भी एक सिस्टम है, उसमें एक प्रोसेस होगा जिसमें वो सिस्टम अवस्था ए से अवस्था बी में जाता है। अगर वो सिस्टम ऊष्मा Q को अवशोषित करता है और ऊष्मा Q को अवशोषित करके उसके द्वारा किया गया कार्य अगर W हो, टोटल ऊष्मा Q अवशोषित करता है, उस अवशोषित Q ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा कार्य में बदल जाती है और बची हुई जो ऊष्मा होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होगी, यानी Q। किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा क्या है आपकी Q।
तो किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होगी? उस सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य W और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यानी डेल्टा ई। डेल्टा ई हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो सिस्टम अवस्था ए से अवस्था बी में जाता है। तो सपोज अवस्था ए में उसकी इंटरनल एनर्जी ई ए है और अवस्था बी में उसकी इंटरनल एनर्जी ई बी है, तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा? डेल्टा ई होगा। यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी? डेल्टा ई के बराबर होगी। तो आपकी एक नई इक्वेशन क्या निकली है कि Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई, यानी किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है? किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। इसी इक्वेशन को अगर आप और अन्य तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाना है तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? Q माइनस डब्ल्यू। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखिए कि किसी भी सिस्टम को Q ऊष्मा देने पर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। तो Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, ये आपको आगे तक याद रखनी है ये इक्वेशन। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इसमें दो बातें ध्यान रखिए आप कि अगर कोई सिस्टम ऊष्मा का अवशोषण करता है तो Q की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। इसके विपरीत अगर कोई सिस्टम ऊष्मा का उत्सर्जन करता है तो वैल्यू Q की आ जाएगी नेगेटिव। तो Q की वैल्यू, ऊष्मा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब वो सिस्टम ऊष्मा का अवशोषण करेगा। नेगेटिव कब होगी? जब वो सिस्टम ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। इसके बाद आता है वर्क W। W की वैल्यू भी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी? जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो W की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और अगर किसी सिस्टम पर कार्य किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो W की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस प्रकार से हम कब Q पॉजिटिव होगा, कब Q नेगेटिव होगा, कब W पॉजिटिव होगा, कब W नेगेटिव होगा, तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बेसिक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है। अब हम बात करेंगे, इसी फर्स्ट लॉ को और अच्छे से समझेंगे और इसको समझने के लिए हम देखेंगे इस ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का आरेख, ऊर्जा परिवर्तन आरेख। इसे आप इस प्रकार से समझिए कि माना कि कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम को अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तन करना है। कोई भी सिस्टम है जिसमें प्रोसेस हो रहा है, वो जिसमें अवस्था वो ए से अवस्था बी तक जाता है। इसके लिए ए से बी तक जाने के लिए तीन पथ दिखाए गए हैं कि वो सिस्टम में परिवर्तन आए। ए से बी तक जाने के लिए वो पथ A1 के थ्रू भी जा सकता है, वो पथ 2 के थ्रू भी जा सकता है और पथ 3 के थ्रू भी जा सकता है। तो A से B तक जाने के लिए तीन पथ दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से जब वो B से A तक वापस लौट आता है, वो प्रोसेस पूरा हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस, वो पथ 4 दिखाया गया है कि कोई भी सिस्टम जिसमें परिवर्तन होता है अवस्था A से अवस्था B में। तो मानिए कि कोई सिस्टम A से B तक जाता है पथ 1 के द्वारा और B से पुनः A तक आता है पथ 4 के द्वारा। इस पूरे प्रक्रम के दौरान अगर हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा E का मान देखें तो हमें ज्ञात होगा कि डेल्टा E इक्वल टू Q1 माइनस W1 आएगा। 1 स्टैंड्स फॉर द पाथ 1। इसी प्रकार से यदि यह परिवर्तन
सेकेंड पाथ के थ्रू होता है तो भी डेल्टा ई इक्वल टू आएगा Q2 माइनस W2। इसी प्रकार से अगर थर्ड के थ्रू देखें हम तो भी हम पाएंगे कि डेल्टा ई इक्वल टू Q3 माइनस W3 आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि डेल्टा ई का मान अवस्था परिवर्तन के मार्ग से प्रभावित नहीं होता है, यानी वो किसी भी पाथ से आए, चाहे 1 से आए, चाहे 2 से आए, चाहे 3 से आए, आप ये देखेंगे कि जो डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम है। डेल्टा ई इक्वल टू Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2 इक्वल टू Q3 माइनस W3 होगा। चूंकि ई एक अवस्था फलन है, इसका परिमाण केवल सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि दो प्रकार के फलन होते हैं, एक तो अवस्था फलन और दूसरा पथ फलन। तो चूंकि ई एक अवस्था फलन है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए वो चाहे परिवर्तन किसी भी पथ से हो तो डेल्टा ई का मान बिल्कुल समान रहता है। दूसरी ओर Q और W ऐसे फलन हैं जो परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर करते हैं, अर्थात प्रत्येक मार्ग में Q और W के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु इनके मानों में परिवर्तन इस प्रकार होंगे कि Q माइनस W अथवा डेल्टा ई का मान सदैव स्थिर हो। प्रथम पद के लिए Q1 W1, सेकंड पद के लिए Q2 W2, थर्ड पद के लिए Q3 W3। लेकिन ये परिवर्तन इस प्रकार से हो कि Q माइनस W का मान हमेशा स्थिर रहेगा और वो किसके बराबर होगा? डेल्टा ई के बराबर। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये पूरा के पूरा ये समझाता है, ये पथ को अगर आप देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या समझाता है कि पूरा प्रोसेस हो जाए लेकिन ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा ई का मान 0 के बराबर होगा। यही इसका पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। थोड़ा सा हम इसके आगे हम डेरिवेशन पर जाएंगे, उससे पहले हम प्रथम नियम का अवकलन रूप भी देख लेते हैं ताकि आगे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को इस समीकरण 1 की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे आपने E इक्वल टू Q माइनस W पढ़ा आपने, तो अगर अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है तो DE इक्वल टू DQ माइनस DW। इस प्रकार से हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम लिखेंगे। यहाँ पर DE है ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन वृद्धि, DQ अनंत सूक्ष्म मात्रा में अवशोषित ऊष्मा और DW अनंत सूक्ष्म मात्रा में निकाय द्वारा किया गया कार्य को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि आप जानते हो कि E एक अवस्था फलन है जबकि Q और W कार्य फलन वर्क फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, सॉरी। E एक अवस्था फलन है जबकि Q और W पाथ फंक्शन है। कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि E एक अवस्था फलन है तो DE एक निश्चित गुण है जबकि DQ और DW एक निश्चित गुण नहीं है। तो जो निश्चित गुण है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, DE
इसी इक्वेशन को आप फिर से मॉडिफाई करके इस प्रकार से लिखोगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के फॉर्म में। जो निश्चित गुण है उसका डिफरेंशियल DE होगा, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और जो निश्चित गुण नहीं है उसका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, जिसको हम डेल्टा Q और डेल्टा W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन 1 है उसका पुनः एक अवकलन रूप हमें प्राप्त होगा, DE इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। इसी को हम कहेंगे प्रथम नियम का अवकलन रूप। अब देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल उनका होता है जो क्वांटिटीज एक अवस्था फलन होती हैं, जो प्रॉपर्टीज एक अवस्था फलन होती है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इन सभी का जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। दूसरी ओर Q और W ये चूंकि पाथ फंक्शन है, पथ फलन है, तो इनका जो अवकलन होगा वो क्रमशः डेल्टा Q और डेल्टा W होगा, जो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में आपने समझा होगा कि जो अवस्था फलन है उनका अवकलन होगा तो उसको हम कहेंगे यथातथ अवकलन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और जो पाथ फंक्शन है उनका अवकलन होगा तो उसको हम कहेंगे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी अयथातथ अवकलन। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि इनमें जो अंतर होगा, जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है उनमें जो अंतर होगा वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही होगा। ये आपको समझने की जरूरत है कि उनमें जो अंतर है यानी DQ माइनस DW जो है इक्वल टू आप क्या लिख रहे हैं DE, तो DE क्या है, यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने आपको इसका डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बताया। इसकी आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।